नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर के आया हूं। वो पेपर दोस्तों जो पिछले साल पेपर हुआ था, और वो पेपर होगा दोस्तों इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर, जो आज पेपर लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट होगा। एक पेपर है जो दोस्तों वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो सिलेबस का पेपर है, सिलेबस का पार्ट है, उसको लेकर के आया हूं दोस्तों। और ये दोस्तों टाइम टेबल है जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आईडी के छात्र हैं, जो आईडी का कोर्स कर रहे होंगे दोस्तों, उनका ये टाइम टेबल है। फिलहाल दोस्तों जो ये टाइम टेबल आप देख रहे हैं, ये टाइम टेबल सभी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। चाहे आप एएसडी का कोर्स कर रहे हो, सीपी का कोर्स कर रहे हो, या डीसीबीआर कर रहे हो, डीबीआर कर रहे हो, या आईडी का कोई कोर्स कर रहे हो, सबके लिए लगभग सेम डेट है दोस्तों, और सेम डेट पे एग्ज़ाम होगा सबका। लेकिन फिलहाल जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डीएड एससी आईडी का आप टाइम टेबल देख रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पेपर जो 22 नवंबर को है दोस्तों, 22 नवंबर को इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर है। तो आज मैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर जो पिछले साल हुआ था, उसी को लेकर के आया हूं, और मैं उसी को आज सॉल्व करके दिखाऊंगा, उस पेपर को हल करूंगा। तो ये है दोस्तों पिछले साल का पेपर, जो पिछले साल पेपर हुआ था 2020 में, वही पेपर दोस्तों। इसको सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं आगे बताऊँगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एएआईडी का विस्तार करें, यानी एएआईडी का फुल फॉर्म पूछा गया था। फिर आईसीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तीसरे में पूछा गया दोस्तों एसएलडी का फुल फॉर्म। और चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दृष्टि और श्रवण हानि के संयोग को क्या कहा जाता है, यानी कि जब बच्चा सुन नहीं पाता और देख नहीं पाता, दोनों स्थितियां जब बनती हैं तो उसे क्या कहा जाता है। पांचवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम जो 2016 में आया था, उसके तहत कितनी विकलांगताएं थी। तो दोस्तों ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सिर्फ 1 नंबर के थे। अगला पार्ट बी में आता है दोस्तों। पार्ट बी में पूछा गया है कि श्रवण दोष को परिभाषित करें। दूसरे नंबर पे है दोस्तों किसी भी 2 प्रकार के बहुविकलांगता के बारे में लिखें, यानी कि बहुविकलांगता के प्रकार को पूछा है इसमें, बहुविकलांगता के प्रकार को लिखो। तीसरे में पूछा है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं विकलांगता के लिए सशक्तिकरण मंत्रालय की तहत किसी 2 राष्ट्रीय संस्थानों के नाम बताइए। तो इसमें पूछा गया दोस्तों किसी 2 ऐसे संस्थानों के नाम बताइए जो सामाजिक न्याय विकास सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत चल रहे हों। चौथे में दोस्तों स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग के बारे में पूछा गया है, जो पार्ट बी का क्वेश्चन है। और पांचवें में पूछा है दोस्तों स्वालीनता वाले बच्चों की 3 विशेषताओं को लिखो, यानी कि जो स्वालीन बच्चे हैं, जो ऑटिज्म बच्चे हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है, उनकी 3 विशेषताओं को पूछा है। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों बौद्धिक विकलांगता के प्रकार, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, जो इसे मानसिक मंदता पहले कहा जाता था, उनके प्रकार को पूछा गया है। और 7वां क्वेश्चन है दोस्तों बहुविकलांगता को परिभाषित करें। तो दोस्तों ये जो पार्ट बी है, इसमें देखो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इसमें 7 प्रश्न दिए हैं, 2 ऑप्शनल हैं, आप इसमें से 2 छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखते हैं दोस्तों पार्ट सी में। पार्ट सी में है प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा आता है इसमें विशिष्ट अधिगम विकलांगता के प्रकारों को संक्षेप में बताइए, यानी कि जो लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं उनके प्रकारों को पूछा गया है। तीसरा है मानव संसाधन के विकास में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, यानी जो गैर सरकारी संस्थान है वो मानव संसाधन के विकास में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको पूछा गया है। चौथे में दोस्तों क्षति, अक्षमता और विकलांगता को परिभाषित करें। यहाँ पे आप हिंदी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज जरूर हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्षति, क्षमता और विकलांगता को पूछा गया है। 5वां प्रश्न दोस्तों प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी जब अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया जाता है उस समय विशेष शिक्षक क्या भूमिका निभाता है, उसका क्या रोल होता है। 6ठा क्वेश्चन है दोस्तों बीमारी, मानसिक बीमारी को परिभाषित करें, यानी दोस्तों मेंटल इलनेस के बारे में पूछा गया है। एक मेंटल रिटार्डेशन होता है, एक मेंटल इलनेस, तो यहाँ पे मेंटल इलनेस को पूछा गया है, और उसके प्रकार के बारे में भी पूछा गया है। अगला देखते हैं पार्ट डी में दोस्तों, इसमें है विकलांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान, यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे आप करेंगे, और उसके बाद उसमें माता पिता की क्या भागीदारी होगी उसके बारे में आप बताओ।
दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, विकलांगता की रोकथाम पर 10 बिंदु लिखें, यानी कि आप विकलांगता को किस प्रकार से रोक सकते हैं और रोकेंगे और क्या क्या करेंगे रोकने के लिए, उसके बारे में आप लिखो। 10 बिंदु लिखिए उसके बारे में। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, विकलांगता के 3 स्तर के कारणों की सूची बनाइए, यानी कि जो विकलांगता के काउजेज है, विकलांगता के कारण हैं, उसके 3 स्तर हैं, उन तीनों स्तरों को आप बताइए। प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल, ये हैं दोस्तों। तो ये था पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो पिछले साल आया हुआ था। तो आज इसी को मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और उसको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें सबसे पहले पूछा गया था कि AAIDD का फुल फॉर्म क्या है। तो AAIDD का फुल फॉर्म है दोस्तों अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट। तो ये है इसका फुल फॉर्म दोस्तों, जो पूछा गया था AAIDD का फुल फॉर्म। दोस्तों जो 22 नवंबर 2021 को पेपर होने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो मिलते जुलते होंगे और ये पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले 22 तारीख के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ICF का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ICF का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो ये है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था। और तीसरा है दोस्तों SLD का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो SLD का फुल फॉर्म है दोस्तों स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। देखो मैं एक एक क्वेश्चन ला रहा हूँ, उसके साथ उसका आंसर भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो चौथे नंबर पर है, वो भी 1 नंबर का है। दृष्टि और श्रवण हानि के संयोग को क्या कहा जाता है, पूछा गया था। उसे बधिरांधता कहा जाता है, जिसे बधिरांधता कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे डेफ ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जो बच्चे देख और सुन नहीं पाते उन्हें डेफ ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि RPWD एक्ट जो 2016 में आया था, उसके तहत कितनी विकलांगताएं निर्धारित की गई थी। तो उसके तहत दोस्तों 21 विकलांगताएं निर्धारित की गई हैं। ये पार्ट ए का था क्वेश्चन दोस्तों। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन थे, पांचों एक एक नंबर के थे और कुछ इस तरीके से उसके फुल फॉर्म लिखने थे, जो मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ दोस्तों। अब पार्ट बी की बात करते हैं दोस्तों। तो पार्ट बी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है श्रवण दोष को परिभाषित करें, यानी श्रवण दोष के बारे में बताइए कि श्रवण दोष क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद तो 1992 के अनुसार एक परिभाषा है, जिसमें बताया गया है कि जब बधिरांधता 70 डेसिबल हो तो व्यावसायिक तथा, और जब 55 डेसिबल हो तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। इसी को ही श्रवण दोष कहा जाता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आता है किसी भी 2 प्रकार बहुविकलांगता के बारे में लिखिए, यानी कि बहुविकलांगता के 2 प्रकार को पूछा है, 2 प्रकार के बारे में आप बताइए। तो बहुविकलांगता दोस्तों जब एक साथ 2 विकलांगताएं होती हैं, यानी एक से अधिक विकलांगता किसी बच्चे में हो, तो उसे बहुविकलांग कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले नंबर पे है प्रमस्तिष्की और दृष्टि अक्षमता, यानी कि बच्चा CP भी है और साथ ही साथ उसे देखने में भी दिक्कत हो रही, ये 2 विकलांगताएं साथ में आती हैं। और दूसरा है दोस्तों श्रवण अक्षमता के साथ साथ मानसिक मंदता, यानी कि बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है और साथ ही साथ वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड भी है, यानी कि 2 डिसेबिलिटी साथ ही साथ है। तो इसे दोस्तों बहुविकलांगता कहा जाता है और ये 2 विकलांगता के बारे में पूछा गया था पिछले साल के पेपर में, और तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों तीसरे नंबर पर, सामाजिक न्याय एवं विकलांगता के लिए सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत किसी भी 2 राष्ट्रीय संस्थानों के नाम बताइए। तो आप किसी भी 2 राष्ट्रीय संस्थानों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों निपमेड और RCI को लेकर के आया हूँ। यहाँ पर मैं निपमेड का नाम लिखा हूँ और RCI का नाम लिखा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं दोस्तों जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करती हैं। आप किसी भी 2 संस्थाओं के नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों स्वालीन बच्चे जो ऑटिज्म बच्चे हैं, ऑटिज्म वाले बच्चों की 3 विशेषताओं को लिखिए, यानी कि ऐसी 3 विशेषताएं लिखिए जो ऑटिज्म बच्चों में दिखाई देती हों। ऑटिज्म बच्चों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों भाषा संबंधी विकृति, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उसमें भाषा संबंधी विकृति होती है।
क्योंकि वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। पुनरावृत्ति व्यवहार, आपने देखा होगा कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं दोस्तों, उसमें पुनरावृत्ति व्यवहार यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत देखने को मिल जाता है। और तीसरा है व्यवहारात्मक समस्याएं, उनमें व्यवहारात्मक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं दोस्तों। जिस तरीके से आप सामान्य व्यवहार करते हैं, उस तरीके से ऑटिस्टिक बच्चे सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते हैं। आप इस वीडियो को रोक करके अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं पार्ट सी में दोस्तों। तो अभी आपने पार्ट 1 देखा और पार्ट 2 देखा, पार्ट ए और पार्ट बी में देखा दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन थे। अभी पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। बौद्धिक विकलांगता के प्रकार क्या हैं? बौद्धिक विकलांगता के प्रकार के बारे में पूछा गया था। बौद्धिक विकलांगता जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोस्तों, उसके प्रकार में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कहीं कहीं आप देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका अलग है और एसोसिएटेड कंडीशन इसके अलग हैं, इसके प्रकार अलग हैं। तो इसके प्रकार हैं जो दोस्तों वो है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। ये है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रकार पूछा गया था, तो मैंने प्रकार के बारे में लिखा, ना कि मैं इनके आईक्यू को भी लिखा दोस्तों। मैं आईक्यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रकार पूछा गया था कि बौद्धिक विकलांगता के प्रकार क्या हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर प्रकार ही लिखा हूँ, जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुविकलांगता को परिभाषित करें, यानी कि बहुविकलांगता के बारे में पूछा गया है। तो बहुविकलांगता को परिभाषित करें दोस्तों, तो उसमें मैं जो नेशनल ट्रस्ट है, नेशनल ट्रस्ट के अनुसार जो परिभाषा दिया हुआ है, मैं उसी को लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट 1999 के अनुसार बहुविकलांगता ऐसा व्यक्ति जो PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी 1995 में वर्णित 7 विकलांगताओं में से किन्हीं 2 विकलांगताओं से ग्रसित है। अभी दोस्तों आप बहुविकलांगता के प्रकार के बारे में देख रहे थे, जहाँ पर किसी बच्चे को एक साथ 2 विकलांगताएं हो रही थी। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि PWD दोस्तों 1995 में 7 विकलांगताओं की चर्चा की गई है और उन्हीं 7 विकलांगताओं में ये बताया जा रहा है कि उसमें से किन्हीं 2 विकलांगताओं से ग्रसित हो तो उसे बहुविकलांगता से ग्रसित व्यक्ति कहा जाता है। यानी कि एक के साथ एक विकलांगता और हो, जो 7 विकलांगता है उसी में से कोई 2 विकलांगता हो उसे बहुविकलांग माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पार्ट बी भी समाप्त होता है और पार्ट सी में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और उसको भी मैं आपको बताता हूं। प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि जो अर्ली इंटरवेंशन होता है, प्रारंभिक हस्तक्षेप होता है, वो महत्वपूर्ण क्यों होता है। किसी भी विशेष बच्चे के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम बच्चे के आगे का प्लान कर सकें, बच्चे में डिसेबिलिटी और बच्चे को और प्रभावित ना करे डिसेबिलिटी, इसलिए इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं दोस्तों स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों, क्योंकि समय कम था इसलिए मैं स्क्रीनशॉट ही दिया हूँ। फिर भी आपको दोस्तों अच्छा लगेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसको पढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आरंभिक वर्षों में सीखने व व्यवहार का जो ढंग होता है वह बच्चे के बाद के वर्षों में होने वाले विकास की विकृति और गति पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा होता है, जो आरंभिक वर्षों में जो बच्चा सीखता है, जो सीखने का तौर तरीका होता है, वो बच्चे के बाद के व्यवहार पर, बाद के विकास पे उसको प्रभाव पड़ता है। ये आपने भी देखा होगा, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल बच्चा हो, सभी बच्चों पे ये लागू होता है। इसलिए प्रारंभिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम प्रारंभिक हस्तक्षेप करेंगे तो बच्चे में देखेंगे क्या क्या विकृतियाँ आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं और उस समस्याओं से हम बच्चे को बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बच्चे के विकास के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अवधि होती है जिसमें बच्चा किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख लेता है, यानी वह ग्रहणशील होता है और सीखने के अनुभवों का लाभ उठा सकता है। बिल्कुल, अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप करते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चा किसी भी चीज़ को समय पर और जल्दी से सीख सकता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, बुद्धि तथा मनुष्य की दूसरी क्षमताएं केवल जन्म के समय ही निश्चित नहीं होती, बल्कि कुछ हद तक उसका निर्माण लिखने पढ़ने के माध्यम द्वारा वातावरणीय प्रभाव से भी होता है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा होता है, सब कुछ बच्चा जन्म से नहीं सीख पाता, या आप कह सकते हो कि सभी बच्चों की, सभी व्यक्तियों की बुद्धि IQ एक समान नहीं होती, और वो बच्चा बाद में भी वो किस वातावरण में रह रहा है, किस तरीके से उसे माहौल मिल रहा है, किस तरीके से उसे बताया जा रहा है,
उस पर भी डिपेंड करता है, बच्चा उस तरीके से भी सीखता है। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, बच्चों में बाधा डालने वाली दशाएं विकास और अधिगम में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो बच्चों में बाधा डालने वाली दशाएं होती हैं वो बच्चे के विकास में बाधा बनती हैं और वो बच्चों के सीखने में समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। इससे अक्षमता और भी गंभीर हो सकती है और कुछ गौण अक्षमताएं भी पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, इससे उसके साथ साथ कुछ और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, इसलिए हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो जो बच्चे के साथ आने वाली अन्य समस्याएं हैं उस समस्याओं से वो बच्चा बच सकता है और हम बच्चे को सिखा सकते हैं अच्छे से। पांचवा पॉइंट दोस्तों, छोटा विकलांग बच्चा या जिसे बच्चे को विकलांगता का खतरा है उसके लिए माता पिता को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर माता पिता को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर एक IFSE आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी उसका पार्ट निकल कर आता है। यहाँ पर पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे के साथ साथ दोस्तों पेरेंट्स की को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उन्हें मोटिवेट करते हैं तो पेरेंट होपलेस नहीं होंगे और साथ ही साथ बच्चे का भी केयर हो जाएगा, बच्चे की भी देख रेख हो जाएगी और पेरेंट्स को भी एक आशा बनी रहेगी ताकि बच्चे को कारगर और सार्थक देखभाल मिल सके। इस प्रकार की देखभाल से विकास को महत्वपूर्ण वर्षों में पर्याप्त देखरेख, प्रेरणा एवं प्रशिक्षण पाने में मदद मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आज बच्चे की अच्छे से देखरेख होगी तो बच्चे को अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा सकता है और बच्चे को अच्छे से सब कुछ बताया और समझाया जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, विशिष्ट अधिगम विकलांगता के प्रकारों को संक्षेप में बताएं। यानी कि दोस्तों जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ टाइप्स लेकर के आए हैं और उसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों, इसको मैं डिटेल नहीं लिखा। तो जैसे सबसे पहले दोस्तों डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, इसमें पठन विकार होता है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर उनके बुक दे दिया जाए या कुछ लिखा हो तो उसको नहीं पढ़ पाते, और अगर बुक पढ़ भी रहे हैं दोस्तों तो अगर पहली लाइन अच्छे से पढ़ा बच्चा और दूसरी लाइन छोड़कर तीसरी लाइन पढ़ने लगा या वो सेंटेंस ही पूरा गलत पढ़ रहा है, तो ऐसी दिक्कतें जहाँ पर पढ़ने से संबंधित जो दिक्कत होती है दोस्तों वो डिसलेक्सिया कहा जाता है। वो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं। अगला आता है दोस्तों डिस्ग्राफिया दोस्तों लिखने से संबंधित आती है। जिन बच्चों के आपने देखा होगा, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बिल्कुल पुअर होती है और वो पढ़ने में आप पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो जो बच्चे डिसलेक्सिया से प्रभावित होते हैं वो बच्चे लिखने में बहुत वीक होते हैं और लिखने से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना उन बच्चों को करना पड़ता है। अगला है दोस्तों डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या है दोस्तों, यानी कि मैथ से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों के सामने ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये बच्चे नंबर्स उल्टे लिख देते हैं। अगर 6 को, जैसे आप देखते हो 6 को लिखते हो दोस्तों, तो जो गोला बनाते हो वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करके राइट हैंड की तरफ लेके जाते हो, लेकिन वो बच्चे उल्टा बना देते हैं कुछ, और 6 और 9 में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसी समस्याएं जो दोस्तों डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों के साथ आती है। तो अभी आपने देखा डिसलेक्सिया दोस्तों जो पढ़ने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या है, डिस्कैलकुलिया दोस्तों गणित से संबंधित समस्या है। और अगला आता है डिस्फेजिया, ये बोलने से संबंधित समस्या आती है। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे जो बोलने में बोल नहीं पाते, बोलने में डरते हैं, यानी कि उनकी भाषा स्पष्ट नहीं होती, अच्छे से अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते। उनको पता सब कुछ रहता है लेकिन वो वाचन संबंधी समस्या का सामना करते रहते हैं, वाचन संबंधी समस्या से परेशान रहते हैं, इस वजह से उन्हें ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये था दोस्तों जो अधिगम अक्षम वाले बच्चे हैं उनके प्रकार। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि अधिगम अक्षमता के प्रकार लिखो या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स लिखो, तो आप ये टाइप्स लिख करके आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों मानव संसाधन के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव संसाधन के विकास में जो गैर सरकारी संस्था हैं, जो NGO हैं, उसकी क्या भूमिका होती है उसको देखते हैं। उनकी भूमिका होती है दोस्तों कि विशेष शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जैसे आप देखते हो कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो प्राइवेट संस्थान हैं और वो विशेष शिक्षक बनाकर दे रहे हैं और उसमें हम आप पढ़ते हैं और
पढ़ करके दोस्तों अपना डिप्लोमा पूरा करते हैं, अपना कोर्स पूरा करते हैं और इस प्रकार से जो गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संस्थान हैं, वो बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं और उसी के माध्यम से दोस्तों विशेष शिक्षक तैयार होते हैं। अगला है विशेष शिक्षकों के माध्यम से विशेष बच्चों की सुविधा प्रदान करना। वहाँ पर विशेष बच्चे भी पढ़ते हैं और उनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। समन्वय कार्यक्रमों का संचालन करना दोस्तों। अगला है ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्यक्रमों का संचालन करना। आपने देखा होगा बहुत से कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलते हैं जो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। अगला है उपयोगी पाठ्यक्रमों का विकास करना। सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक स्रोतों व कार्यक्रमों में बदलाव करना। तो दोस्तों आप देखते हो जो ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम जो एनजीओ करते हैं वो अपने कार्यक्रमों में लगातार बदलाव करते रहते हैं, क्योंकि समाज में वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस प्रकार की आवश्यकता है और क्या किया जा सकता है, तो इस प्रकार की गैर सरकारी संस्थाएं काम करती रहती हैं। कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, यानी कि जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो एनजीओ उस कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं और ये जो है उस काम को अच्छे से निभाते हैं। व्यवसाय हेतु मानकों का निर्धारण करना। स्थानीय स्तर पर नीतियों को विकास करना। तो दोस्तों कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो है आप गैर सरकारी संस्थानों द्वारा किए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों क्षति क्षमता और विकलांगता को परिभाषित करें। क्षति क्षमता और विकलांगता की परिभाषा पूछा गया है कि क्षति क्या होती है, विकलांगता क्या होती है और अक्षमता किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्षति के बारे में बताया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी अनुभव के संदर्भ में क्षति किसी हानि मनोवैज्ञानिक हो सकती है, शारीरिक संरचना अथवा कार्य में असमानता को कहते हैं। यानी कि आप किसी कार्य को करते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो चाहे शारीरिक हो, उस कार्य में जब आपको बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्षति कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से यह क्षति अंग या शारीरिक ढांचा के स्तर पर गड़बड़ी के रूप में प्रकट होती है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप उसे एक सिद्धांतिक रूप से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कोई भी व्यक्ति है जिसके कोई किसी अंग में दिक्कत है और उस अंग में दिक्कत होने की वजह से वो व्यक्ति काम को नहीं कर पा रहा है और उस काम में उसके गड़बड़ी आ रही है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से कि रेटिना की खराबी से कोई दृष्टि अक्षम हो जाता है तो उसे क्षति कहते हैं। यानी कि कोई एक व्यक्ति है जो देख नहीं पाता। अब देख क्यों नहीं पाता दोस्तों? क्योंकि उसकी रेटिना जो है खराब हो गई है। रेटिना के खराब हो जाने की वजह से वो व्यक्ति देख नहीं पाता। जैसे किसी कारणवश आपके अंगूठे में चोट लग जाती है और अंगूठे में चोट लग जाने की वजह से आपको मोबाइल चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और जब आपको मोबाइल चलाने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, उस समय आपको लगा कि हमारा अंगूठा जो है क्षति प्रभावित है या क्षतिग्रस्त हो गया है हमारा अंगूठा, इस वजह से हम मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं। तो अब आपका अंगूठा में क्षति हुई है, इस वजह से आप मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगला है दोस्तों अक्षमता। स्वास्थ्य संबंधी अनुभव के संदर्भ में अंग स्तर पर होने वाली कमी। तो देखो दोस्तों अभी आपने क्षति में पढ़ा था कि कहीं चोट लग जाने की वजह से उसे क्षति कहते हैं। जैसे आपके अंगूठे में चोट लग गई थी तो अंगूठे को क्षति हुई और आप मोबाइल नहीं चला पा रहे थे, और यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी अनुभव के संदर्भ में अंग स्तर पर होने वाली कमी। अब आपके अंगूठे में चोट लगी थी दोस्तों, चोट लगने के कारण आप उस काम को लगातार काम नहीं कर पा रहे हो, यानी कि कमी होने वाली कमी अर्थात व्यक्ति में क्षति के कारण जो कमी या समस्या उत्पन्न होती है उसे अक्षमता कहते हैं। यानी कि आपके अंगूठे में चोट लगी थी, वो क्षति थी, और चोट लगने की वजह से आप मोबाइल नहीं चला पा रहे थे, मोबाइल पकड़ नहीं पा रहे थे, पेन पकड़ नहीं पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति को अक्षमता कहते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को पकड़ने में, उस चीज़ को उपयोग करने में अभी आप अक्षम हैं, तो ऐसी स्थिति को अक्षमता कहा जाता है। उदाहरण में देखिए दोस्तों, रेटिना में क्षति होने से व्यक्ति को देखने में समस्या होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लेखन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे हम अक्षमता कहते हैं। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार क्षति हुई और क्षति के बाद किस प्रकार से आप अक्षमता को देखिए, अक्षमता किसे कहते हैं और क्षति किसे कहते हैं।
आगे विकलांगता के बारे में देखते हो दोस्तों। तो विकलांगता किसे कहते हैं? क्षति देखा आपने, अक्षमता देखा। अब विकलांगता के बारे में देखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनुभव के संदर्भ में विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जिससे व्यक्ति में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम अक्षमता कहते हैं। यानी कि क्षति और अक्षमता के कारण जो समस्या अब आ रही है उसे हम विकलांगता कहते हैं। जिस प्रकार आपके अंगूठे में चोट लगी थी और आप तब वो क्षति था, चोट लगने की वजह से आप मोबाइल नहीं पकड़ पा रहे थे, यूज नहीं कर पा रहे थे, वो आपकी अक्षमता थी। अब आपके सामने ऐसी समस्या आई जब आप लगातार किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या लगातार बनी हुई है, ऐसी स्थिति को अक्षमता कहते हैं, विकलांगता कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण से देखते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति में पिन्ना अनुपस्थित है तो उसकी बाहरी क्षति है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कान का पिन्ना, जो कान का बाहरी परत होता है जिसे हम देखते हैं, उसे पिन्ना कहते हैं। तो उसे पिन्ना कहते हैं। अगर वो नहीं है तो वो एक क्षति है दोस्तों, क्योंकि वो कट चुका है, वो पिन्ना नहीं है, उसे क्षति कहते हैं। तथा उससे ना सुन पाना अक्षमता है। उस कारण आप नहीं सुन पा रहे तो वह अक्षमता है। तथा वह क्षति एवं अक्षमता के कारण समाज में आप सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को विकलांगता कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा कि आपके कान का जो बाहरी परत था जिसे पिन्ना कहा जाता है, वो कटा, वो नहीं है, उसे कहते हैं क्षति। और उस वजह से आपको सुनने में समस्या हो रही है जब अक्षमता में आए आप। और उसके बाद दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब समाज में आप सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं और ये समस्या लगातार बनी हुई है, तभी आप सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसे विकलांगता कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा क्षति, अक्षमता और विकलांगता को। ये था क्षति, अक्षमता और विकलांगता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रक्रिया में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है? तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में जो विशेष शिक्षक की भूमिका है उसको देखते हैं। विशेष शिक्षक की भूमिका होती है दोस्तों बच्चों को विशेष कौशल सिखाना। क्योंकि जो विशेष शिक्षक होता है दोस्तों, उसका हस्तक्षेप जो कार्यक्रम होता है, विकलांगता आगे ना बढ़े, विकलांगता को रोकना है और समय समय पर अभिभावक को गाइड करना है और नए नए कामों को करना है, बच्चों को नए नए कौशल को सिखाते रहना है, बच्चों को ट्रेनिंग देना होता है। कुछ ये विशेष शिक्षक की भूमिका होती है। तो बच्चों को विशेष कौशल सिखाना, बच्चों को उन क्षेत्रों में सहायता देना जिनमें बच्चा आशा के अनुसार प्रगति ना कर रहा हो। बिल्कुल, जो बच्चा ना कर पा रहा हो वहाँ पर बच्चों को सहायता देना है। बच्चा अपनी आयु के दूसरों बच्चों से अधिक पिछड़ ना जाए, इसके कारण कोई विशेष समस्या या बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा भी ध्यान देना चाहिए विशेष शिक्षक को। बच्चे को ऐसे व्यवहार को अपनाने में मदद करना जिसे वह अब तक ना अपना पाया हो। यानी कि जो बच्चा अब तक ना कर पाया हो ऐसा व्यवहार जो उसके एज के अकॉर्डिंग हो, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसे करने में, उसे अपनाने में, उसे सिखाने में बच्चे की मदद करनी चाहिए। विशेष विकासीय क्षेत्रों में बच्चे के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध जुटाना। यानी कि अभिभावकों को बताना कि जहाँ पर बच्चों को अगर कोई मेडिकल संबंधी ज़रूरत है, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या अन्य कहीं पर ले जाना है, अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पेरेंट्स को बताना और बच्चे को पेरेंट्स के साथ वहाँ पर भेजना। ये विशेष शिक्षक के कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के विकास तथा वृद्धि पर विकलांगता के प्रभाव को कम करना और उसे ऐसे अधिक से अधिक अवसर देना ताकि वह आरंभिक शैशव यानी कि अर्ली इन्फेंसी में की सामान्य गतिविधियों में लगा रहे। यानी कि वो एज के अकॉर्डिंग काम कर सके और उसे ये महसूस ना हो कि हम पिछड़े हुए हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। खतरनाक समझे जाने वाले हालातों या शुरू में होने वाली विकास की अनियमितताओं को गंभीर रूप से धारण करने से पहले ही रोकना। यानी कि कोई स्थिति ऐसी बने जब बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो या कोई दिक्कत, समस्या बड़ी हो बच्चे के सामने कोई समस्या उत्पन्न होने वाली हो, ऐसे हालात ना उत्पन्न हो, ये भी विशेष शिक्षक की भूमिका होती है कि उससे बच्चे को छुटकारा दिलाए। आरंभिक अक्षमता या विकलांगता के दौरान कभी कोई गौड़ या दूसरी विकलांगता विकसित होने लगती है, उसे रोकना, जिसके कारण बच्चे के अनुभव से सीखने की योग्यता या प्रगति करने के क्षेत्र में बच्चे की प्रेरणा या उत्तेजना की क्षमता बदल जाती है।
तो ऐसी स्थिति से भी बच्चे को बचाना चाहिए और बच्चे को समय समय पर बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा अन्य बच्चों से या समाज से पीछे न रह सके। कुछ ये महत्वपूर्ण विशेष शिक्षक की भूमिका होती है और विशेष शिक्षक इस भूमिका को निर्वाह करता है समय समय पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक बीमारी को परिभाषित करें, मानसिक बीमारी के प्रकार बताइए। यानी कि मेंटल इलनेस के बारे में पूछा गया है कि मेंटल इलनेस को परिभाषित करो और मेंटल इलनेस के प्रकार को बताइए। तो मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहारात्मक या मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले विक्षोभ से होता है, जो व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू से मेल नहीं खाता तथा जिसके कारण व्यक्ति में तनाव, व्यवहारात्मक अक्षमता तथा सर्वांगीण क्रियाओं में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जब व्यक्ति समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता और वो चाहे वो व्यवहारात्मक हो चाहे मनोवैज्ञानिक कार्य हो, उसमें दिक्कत आने लगती है और सामाजिक सांस्कृतिक पहलू में मेल नहीं खा पाता और उसमें जो है असमानता उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थिति को मानसिक बीमारी या मेंटल इलनेस कहा जाता है दोस्तों। तो मानसिक बीमारी के प्रकार कौन कौन से हैं उसको भी यहाँ पर देखते हैं। मानसिक बीमारी के प्रकार चिंता विकार, चिंतन विकार है दोस्तों। जो मेंटल इलनेस वाले बच्चे होते हैं या मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा कि वो हमेशा चिंतन करते रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। मनोदशा का विकार, उनके मनोदशा का भी विकार देखने को मिलता है। और खाने में विकार, आप देखते हो कि वो कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। ऐसी स्थिति में उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आवेग अनियंत्रण विकार, यानी दोस्तों जो मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति होते हैं उनमें जो इमोशंस होता है, इमोशंस कह लो आप ये कह सकते हो कि जो एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो अपने आवेग को नियंत्रित नहीं कर पाते। जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति अपने गुस्से को जल्दी से कंट्रोल कर लेता है, उस प्रकार से ये जो मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति होते हैं अपने आवेग को, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पार्ट सी भी समाप्त होता है। अब यहाँ पे पार्ट डी बचता है। पार्ट डी को दोस्तों मैं इसमें पार्ट डी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और ये बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये 10 नंबर का है दोस्तों। तो इसमें मैं जो मेन पॉइंट है, हेडिंग है, मैं उसी को आपको बताता हूँ और इसको आप वीडियो रोक करके आप देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। विकलांग बच्चे की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में माता पिता की भागीदारी के बारे में बताएं। यानी कि जो एक विकलांग बच्चा है, विकलांग बच्चे की प्रारंभिक पहचान आप कैसे करेंगे और उसमें माता पिता की भागीदारी किस प्रकार से होगी, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो शीघ्र हस्तक्षेप है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन है, ये करना चाहिए। ये आप कब कर सकते हो? ये आप 3 वर्ष की आयु के बाद ही कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप 2.5 वर्ष तक बच्चे के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा डिले डेवलपमेंट हो। डिले डेवलपमेंट होने की वजह से हम बहुत कुछ सही समय पर नहीं बताते, इसलिए मुझे 2.5 वर्ष तक इंतजार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो शीघ्र पहचान के लिए जाँच सूची जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो जो यहाँ पर सूची दी गई है जन्म से 3 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों, ये है और कुछ इस प्रकार से इसमें बताया गया है। लेकिन कभी कभी इसमें दोस्तों ये भी हो जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट डिले हो, बच्चा सामान्य हो, बच्चे में कोई विकृति नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का विकास डिले हो रहा हो, विकास धीमा हो, लेकिन फिर भी इस मानक के अनुसार बच्चे का ध्यान देना चाहिए। आवाज़ देकर बुलाना 1 से 3 महीने में, किसी को देखकर मुस्कुराता है 4 माह में, सिर स्थिर रखता है 4 माह में, बिना सहारे बैठता है 6 से 8 माह में, ठीक से चलता है 12 से 15 माह में, 2 से 3 शब्दों या वाक्यों को बोलने लगता है 16 से 30 माह में, अपने आप खा पी लेता है 2 से 3 वर्षों में, अपना नाम बताता है 2 से 3 वर्षों में, सोच पर नियंत्रण करता है 3 वर्षों में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 माह से लेकर के यहाँ पर 3 वर्ष तक के बच्चों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 वर्ष के बच्चों के बारे में बताया गया है, 1 से 3 वर्ष का बच्चा जो है इस उम्र में इतना कुछ कर सकता है, इसलिए बताया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों
कि इसमें ये भी ध्यान रखना है जब आप इस सूची को देखते हैं, इस सूची के माध्यम से बच्चे का आकलन करते हैं कि बच्चा कहीं डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है, बच्चे में विकृति नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा है तो बच्चे किसी विकृति से प्रभावित है। हो सकता है बच्चा डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सूची दी गई है। आप इन सूची को पढ़ें दोस्तों, और इन सूची को पढ़ कर के देखें कि बच्चा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर बच्चा करता है तो हाँ, नहीं करता है, कर पाता है तो नहीं। तो ये कुछ मानक सूची दी गई है। इस मानक सूची को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके इन सूची को पढ़ो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन पिछले साल का था, जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर सभी क्वेश्चन नहीं है तो कुछ क्वेश्चन ज़रूर यही आएंगे दोस्तों, और इसमें से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में 22 तारीख के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है, विकलांगता की रोकथाम पर 10 बिंदु लिखिए। तो विकलांगता को किस प्रकार से रोक सकते हैं, किस प्रकार से जागरूकता फैला करके हम विकलांगता को रोक सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि विकलांगता को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। कि विकलांगता को रोकने के लिए गर्भाधारण से पहले की अवस्था होती है, गर्भकालीन अवस्था होती है, प्रसव के दौरान की अवस्था होती है और प्रसव के उपरांत की अवस्था। ये 4 समय होते हैं दोस्तों जब विकलांगता पैदा होती है, विकलांगता उत्पन्न होने की स्थिति होती है, और इसी समय हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसी समय हम जागरूक करके, अपने आप जागरूक होकर के हम दूसरे को जागरूक करके विकलांगता को रोक सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे गर्भ से पहले की अवस्था में रोकथाम के उपाय बताए गए हैं। आप इसको वीडियो रोक करके इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ो, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, गर्भकालीन अवस्था में रोकथाम के उपाय। गर्भ यानी कि गर्भ के समय क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए जिससे विकलांगता की स्थिति ना बने। और अगला है दोस्तों, प्रसव के दौरान रोकथाम के उपाय, यानी कि गर्भ के समय किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे विकलांगता ना हो। और यहाँ पे प्रसव के उपरांत, यानी कि प्रसव होने के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे विकलांगता ना हो, विकलांगता से बचा जा सके। अब यहाँ पे अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विकलांगता के 3 स्तर के कारणों की सूची बनाइए। यानी कि यहाँ पे काउजेस को पूछा गया है, डिसेबिलिटी के कौन कौन से काउजेस हैं, जो उसके 3 चरण दोस्तों, तीनों चरणों को पूछा गया है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, मानसिक मंदता के कारण, मानसिक मंदता के कारण जो है दोस्तों वो क्यों उत्पन्न होते हैं, क्या कारण है, आपने पढ़ा भी होगा। इसका कारण दोस्तों प्रसव पूर्व यानी कि प्रीनेटल में क्या क्या आता है दोस्तों, आप इसको पढ़ो। आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों महत्वपूर्ण है इसको पढ़ना, और क्या कारण होता है जिस वजह से विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। और अगला है दोस्तों, ये भी है प्रसवपूर्ण कारण दोस्तों, कि जब जन्म के पहले बच्चे में क्या क्या दिक्कतें आती हैं या माँ में दिक्कतें आती हैं, RH फैक्टर क्या होता है, गर्भपात से क्या समस्या उत्पन्न होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इसको पढ़ करके समझ सकते हो। और ये है प्रसव के बाद के कारण दोस्तों, प्रसव के समय क्या क्या समस्याएं होती हैं जिससे बच्चा विकलांग हो जाता है, जिससे बच्चे में विकलांगता होने की स्थिति होती है या विकलांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंत में है दोस्तों, जन्म के बाद के कारण, जन्म के बाद कौन कौन से ऐसी स्थिति बनती है, क्या कारण होते हैं जिस वजह से बच्चा विकलांग हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में जो 22 तारीख का आपका एग्ज़ाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर का, उसमें आप को बहुत हेल्प करेगी। और आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, जो पेपर में आने वाला है, जो आपके सिलेबस में है, ऐसा लगेगा तो मुझे कि आपको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। लेकिन फिर भी मैं पिछला पेपर इसलिए लेकर के आया आपके सामने कि आप अपना मूल्यांकन कर सकें और आप देख सकें और आप
आपके एग्ज़ाम में ये पेपर आपकी हेल्प कर सके। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी, आप 22 तारीख का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देंगे, एकदम जोश के साथ भरे होंगे दोस्तों। और ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ ये भी आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।